नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, PERT, प्रोग्राम एवल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स and CPM, critical path method. These are important network techniques useful in planning and controlling. These techniques are especially useful for planning, scheduling and implementing time-bound project involving performance. PERT and CPM are used extensively in areas like shipbuilding, construction, project, aircraft, center investment, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा। PERT का मतलब होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन, मतलब कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, एंड रिव्यू टेक्निक्स, टेक्निक को हम रिव्यू करें मतलब फिर से उसका पुनरावलोकन करें। तो जो हमारा प्रोग्राम्स होगा, जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, उनका मूल्यांकन करना और उनको रिव्यू करना, पुनरावलोकन करना, टेक्निक्स में जो हमारा प्लान्स है और जो हमारे कंट्रोलिंग है, इसके लिए बहुत ही यूजफुल टेक्निक्स होती है। ये जो टेक्निक्स होगी वो नियोजन को, मतलब प्लानिंग को हम पूरी लिस्टिंग करें, मतलब सूची बनाएं उसकी, और जो हमारी विभिन्न योजनाएं होती हैं उनको लागू करने में भी काफ़ी उपयोग में आती है। इन टेक्निक्स का संबंध जो होता है वो निर्माण से होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से होगा। जितनी भी हमारी परियोजनाएं हैं या योजनाएं हैं और जो घटनाएं और क्रियाओं में उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं, फिर उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर सकते हैं, मतलब एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद में प्रत्येक क्रिया में लगने वाले हम समय का और उसकी लागत का, मतलब टाइम और कॉस्ट का भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो मॉडर्न टेक्निक्स होती है अपने कंट्रोलिंग की, तो इसका यूज़ यदि बिजनेस में किया जाता है तो हमारा जो अभी नया बिजनेस चल रहा है या बिजनेस की न्यू टेक्निक्स आ रही है, उसमें ये काफ़ी हम कुछ सीख सकते हैं और इससे हमारे बिजनेस को भी काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम। It is system of accounting in which different section, division and department of an organization are set up as responsibility centers. The head of the centers is responsible for achieving the target set for his center. RAS may be of following types: cost center, revenue center, profit center, investment center, etc. तो जो उत्तरदायित्व, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अकाउंटिंग की जो सिस्टम होगी वह हमें यह बताती है कि जो हम लेखांकन प्रणाली यूज़ करते हैं तो उसमें नियंत्रण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम एक संगठन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेंटर है, जो मेन सेंटर होगा, उसमें हम अपने केंद्र के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी उसे बना दें। और यदि हम सरल शब्दों में देखें तो प्रत्येक विभाग या जो हमारा एक डिपार्टमेंट होता है वो उसके लिए हम एक उत्तरदायी पर्सन की भी नियुक्ति कर दें, स्टाफिंग कर दें। यह व्यक्ति उस केंद्र की सभी क्रियाओं के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा। इनके जो उत्तरदायित्व होते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस तरह से कंक्लूजन के रूप में we can conclude by saying that no list of control techniques can be said as complete and final. As per the needs of the business and market condition, new and better techniques will always be developed and implemented. All types of techniques are not applicable to all types of organization, and in every type of control activity, these techniques have to be modified, developed and made more suitable to the requirement. इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो मॉडर्न टेक्निक्स है कंट्रोलिंग की, उनके बारे में कोई लिमिट नहीं है, मतलब उस सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जैसे हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी या मार्केट की जैसी कंडीशन होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन कौन सी नई टेक्निक्स को हमारे यहाँ यूज़ कर लें, जिससे कि हम कंट्रोलिंग हमारे यहाँ बनाए रखें और उससे हम हमारे बिजनेस की ग्रोथ करवा सकें।
तो इस तरह से मॉडिफाई होते हुए मतलब परिवर्तनशील रहते हुए हमें बिल्कुल मार्केट पर ध्यान रखना चाहिए, ग्लोबल रहना चाहिए। ग्लोबल मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दे करके और हमें अलर्ट रह करके और जमाने के साथ चल करके जितने भी नई नई चीज़ें आती जाती है उन्हें सीख करके अपने बिजनेस में उसे लाना चाहिए। जब हम स्टाफिंग करें तो हम ऐसे व्यक्तियों की स्टाफिंग करें जो वेल एजुकेटेड हो, मतलब जिन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स में काफ़ी कुछ नॉलेज ले रखा हो, तो उसका लाभ हम अपने बिजनेस में उठा सकते हैं। तो इस तरह से अब कंट्रोलिंग की कुछ लिमिटेशंस भी है, जो लिमिटेशन जो कंट्रोलिंग की ना हो करके और जो मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करते हैं उनकी लिमिटेशंस मानी जाती है। तो द मेन लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग आर difficulty in setting quantitative standard. At the time of setting of standard can easily be determined, but it is very difficult to set qualitative standard such as management find it very difficult to set the standard of employees will power. मीन्स जब हम हमारे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड को डिसाइड करते हैं या सेट करते हैं तो उसमें जो हमारी गुणात्मक या संख्यात्मक जब हम कुछ प्रमाप निर्धारण करेंगे तो वह काफ़ी आसान नहीं होती है। उसके लिए हम बहुत ध्यानपूर्वक और हमें ऐसे अपने एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है, एम्प्लॉय कार्य करने वाले की या अधीनस्थों की, जो काफ़ी ध्यानपूर्वक इन सब का डिसाइड कर सके। तो जो प्रमाप निर्धारित करते समय हम संख्यात्मक प्रमापों का निर्धारण तो कब फिर भी आसानी से कर सकते हैं, किंतु जो हम गुणों का प्रमाप निर्धारित करते हैं उसमें हम काफ़ी कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कर्मचारियों के जो मॉरल है उनको निर्धारित करने में, जो डिसाइड करने में हमारी कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि वो कब मोटिवेट होकर के कार्य करेंगे और कब वे कार्य नहीं करेंगे इस बारे में कुछ हम बिल्कुल फिक्स नहीं कह सकते। नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। कंट्रोलिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन which is disliked by the employee of the organization। इस प्रकार हम प्रायः ये देखते हैं कि जो हमारे यहाँ के कर्मचारी कार्य करते हैं वे अनुशासन में बहुत मुश्किल से रह पाते हैं, क्योंकि जिसे कर्मचारी पसंद नहीं करते हैं वो कार्य यदि हम उन्हें कह देते हैं तो वो उसके लिए फिर एग्री नहीं होते हैं और वे विरोधाभास करने लगते हैं। इस तरह से जब नियंत्रण में से हम अनुशासन रखने की बात करते हैं जिससे कि कर्मचारी उस बात को पसंद न करें और वे फ्री रह करके कार्य करना चाहते हैं, इसलिए वे इसका विरोध भी करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव प्रोसेस। इट इज कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट कंट्रोलिंग प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस cannot enforce it as it is a wastage of money and time for them. Process of control are effective in large organization only. जो खर्चीली प्रणाली होती है यह खर्च इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके लिए हमें नई टेक्निक्स को लागू करवाना, उसमें हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जो पूरे ट्रेंड हो, जिसमें कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम समय और धन की बर्बादी कर रहे हैं। जो हमारे कार्य करने वाले कर्मचारी हैं यदि वे ऐसा फील करते हैं तो वे पूरी तरह से कार्य में मन नहीं लगा पाते हैं। इसलिए यह केवल उन्हीं संस्थाओं के लिए उपयोगी होता है जो काफ़ी अपना एक्सपेंसेस करना भी चाहते हैं और उसके लिए शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट करना होता है वो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा अमाउंट का करना चाहे। तो ऐसी बिजनेस के लिए ये काफ़ी उपयोगी होती है। नेक्स्ट, नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल एलिमेंट्स। The management can control all the internal environment element, but it is not possible to control element of external environment like government policies, natural calamities, etc., which do influence the organization. जो बाहरी शक्तियाँ होती है उन पर
कोई नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। एक प्रबंधक के द्वारा जो जितने भी हमारे बिजनेस के इंटरनल सबऑर्डिनेट्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन पर तो नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन बाहरी तत्वों पर जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, जो प्राकृतिक विपदा आती है, उन पे वे कंट्रोल बनाए रखने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसलिए इसका जो ड्रॉबैक होता है वो बिजनेस में आ जाता है और इस तरह से बिजनेस उतना लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है जितना वो सोच के रखता है। इसलिए हम जो भी चेंजेस करें, जो भी हमारे यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज आए या कुछ भी ऐसी विपदाएं आए, तो उसके लिए पहले से यदि प्रोविजन कर लिया जाए तो हम ऐसी स्थिति से भी उबर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ डेविएशन। The control process sometimes become ineffective when it becomes difficult to find out deviation in spite of many efforts. जो हमारी डिफिकल्टी होती है वो हम हमारे जो विचलन है डेविएशन से, जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं, उनको सही माप नहीं पाते हैं। इसके कारण भी कई इसमें हमें समस्याएं आती है। कई बार जो वास्तविक कार्य होता है उसके परिणाम और जो स्टैंडर्ड होते हैं उनकी हम तुलना करने पर कुछ ऐसी गलतियों का पता लगा पाते हैं, कुछ ऐसे विचलनों का पता लगा पाते हैं जो हम दूर करना चाहते थे लेकिन वो हम नहीं कर पाए। और कई बार तो कई डेविएशंस ऐसे होते हैं जिसका हम पता ही नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे डेविएशंस के कारण जो हमारी नियंत्रण की प्रोसेस होती है वो प्रभावित नहीं रह पाती, वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं हो पाती है। इसलिए हमारे यहाँ इन लिमिटेशंस के होते हुए कंट्रोलिंग की जो ये नई टेक्निक्स है या मॉडर्न टेक्निक्स है उनका सही यूज़ नहीं हो पाता है। तो अब हमने ये जो देखा है सारे पॉइंट्स, ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है और इन सारे पॉइंट्स को आपको लर्न भी करना है, इनको आपको समझने का भी प्रयास करना है। यदि आपको इनमें से कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप मैसेज दे करके या कॉल करके पॉइंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। और इस प्रकार हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पूरा हुआ है। अब कंट्रोलिंग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर में जितना भी मैंने आपको समय पर बताया है वो आपको पूरा लर्न भी करना है और यहाँ तक का जो पूरा वर्क है वो आपके रजिस्टर में कंप्लीट होना चाहिए। जो भी गर्ल्स स्कूल में आ रही हैं रेगुलर, वे अपने रजिस्टर को प्रॉपर मेंटेन करके और लेकर आए। यदि आपका थोड़ा सा लिखने का रह भी जाता है तो यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा, यहाँ पे बैठकर भी आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ाई रेगुलर करते रहना है, वीडियोस रेगुलर देखना है और जो रिटर्न वर्क है वो भी आपको कंप्लीट रखना है, क्योंकि ये सब जो आप लर्निंग, आपकी जो रजिस्टर का वर्क है, ये सब आपके इंटरनल एनालिसिस होगा और ये आपके रिजल्ट को जरूर प्रभावित करेगा। इसलिए आप बिल्कुल अलर्ट रहिए, आप अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करें। बोर्ड एग्ज़ाम निश्चित रूप से होनी है और उसमें आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको पूरे आने चाहिए और आप उसे प्रॉपर लिख पाएंगे यदि आपने रेगुलर स्टडी की होगी तो इस तरह से जो हमारे कंट्रोलिंग चैप्टर तक कंप्लीट हुआ है, यहाँ तक का काम आपको सबको कंप्लीट पूरा रखना है और रजिस्टर भी मुझे आकर के और चेक करवाना है। लर्निंग आप रेगुलर करते रहिए। यदि आप लर्निंग की वीडियो बनाते हैं तो उसे भी सेंड कीजिए। जो आपने रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लिया है उसकी फ़ोटो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आपको ये बहुत कन्वीनियंट रहेगा, जितना आपने लिखा है आप उतना उसकी PDF बना करके या फ़ोटो खींच के यदि रेगुलर भेजते रहेंगे तो वो हमारे पास भी एक नोट्स के माध्यम से आपकी पूरी एक फाइल प्रिपेयर हो रही है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या अभी तक हमें भेजा हुआ है और उसके आधार पर ही हम आपके रिजल्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका जो आंतरिक मूल्यांकन है वो भी इसी प्रकार होता रहेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक रोज़ वीडियो सुनिए। आपको रेगुलर स्टडी की ओर ध्यान देना है। जो स्टूडेंट्स घर पे रेगुलर वीडियो देख करके और अपनी स्टडी कर रहे हैं वो स्पेशली अपने रजिस्टर के फ़ोटो खींच करके और मुझे सेंड कीजिए।
तो इस प्रकार आज हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस। तो इस प्रकार से जो हम बिजनेस फाइनेंस देखेंगे उसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले आपका यहाँ तक का वर्क कंप्लीट होना चाहिए।